नमस्कार। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और एक महिला उद्यमी के तौर पर समाज में विशेष योगदान दिया है। खासतौर पर युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें तो उनके उत्थान के लिए उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं और यही वजह है कि उन्हें जेसीआई की तरफ से अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेसीआई एलुमनी क्लब की नेशनल चेयरपर्सन अंजलि गुप्ता बत्रा जी की, जो आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। और मैं यहाँ पर आपकी टीवी के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके अक्षय जी के माध्यम से मुझे यह मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकी। सबसे पहले मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जेसीआई की समाज में क्या भूमिका है। इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम जेसीआई की बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम इस देश के नागरिक हैं, और जब देश के नागरिक हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि देश के लिए हम बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। लेकिन हम देश के लिए बेहतर कार्य करेंगे कैसे? उसके लिए सबसे मेन पॉइंट है कि सबसे पहले हमें खुद को एक्टिव होना होगा, हमें खुद को विकसित होना होगा, हमें अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर इस तरीके से लाना होगा कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, हम अपने समाज के लिए और हम अपने देश के लिए कुछ काम कर सकें। तो जेसीआई उसमें अपना बहुत अहम योगदान कर देता है। अगर जेसीआई 18 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए एक ऐसी संस्था है जो लीडरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। अगर आपको वाकई में एक अच्छा लीडर बनना है, अगर आपको वाकई में एक अच्छा बिजनेस पर्सन बनना है, तो आप जेसीआई के माध्यम से सारी चीज़ें ले सकते हैं। प्रेरणा स्रोत आपका कौन रहा? कैसे जेसीआई के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा और आज आप खुद को कहाँ पर खड़ा देखते हैं? मैंने 2006 में जेसीआई को ज्वाइन किया था और मैंने उस समय जेसीआई बस इसीलिए ज्वाइन किया था कि ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और थोड़ा सा सोसाइटी को सर्व कर पाऊंगी और थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश थी। लेकिन जेसीआई ने मेरी ज़िंदगी को इस तरीके से परिवर्तित कर दिया जिसकी शायद मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर 2006 की अंजलि गुप्ता बत्रा को मैं देखती हूँ और अगर आज की अंजलि गुप्ता बत्रा को कोई देखेगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये वही है। जेसीआई ने मेरे व्यापार को, मेरी पर्सनालिटी को, मेरी लीडरशिप को, इन तीनों चीज़ों को एक अलग ही वे पर लेकर गई है। मतलब कहते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र अगर मैंने आज यहाँ पर किया है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस ऑर्गेनाइजेशन का है। एक वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर आपकी जो भूमिका रही उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज आप जेसी की नेशनल चेयरपर्सन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये एक अलग ही अनुभव है। जिस समय मुझे जेसीआई की जेईसी की नेशनल चेयरमैनशिप मिली तो एक महिला के लिए आसान नहीं होता कि 365 दिन में से करीबन 250 दिन आपको अपने घर से बाहर रहना होगा। लेकिन इस अनुभव में, इस पूरे वर्ष में मुझे इतनी सारी चीज़ें लर्निंग हुई हैं और मैंने यहाँ पे वाकई में अपने आप को एक लीडर के रूप में एक किस तरीके से आप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपके ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं और एक फ़ीमेल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियों के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप व्यापार भी कर रहे हैं, आप फैमिली को भी संभाल रहे हैं और आप इस सोसाइटी में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट जो होता है और एक किस तरीके से आप सारे टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, आप किस तरीके से अपने गोल को सेट करके आगे बढ़ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा है। मैं ये सवाल भी आपसे करने वाला था कि एक महिला लीडर के तौर पर किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए अक्षय जी, ये तो एक ऐसी बात है जो इसका मतलब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक फ़ीमेल के नाते हमें सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं। आपको ट्रैवलिंग भी करनी है, आपको आपकी फैमिली भी देखनी है और एक फ़ीमेल चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे वो कितनी भी पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके लिए होती है वो सबसे प्रायर होती है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की होती है। लेकिन मैं यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूँगी मेरी फैमिली का, क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट है, इसलिए मैं आज यहाँ पर ये काम कर पा रही हूँ। कंटिन्यू 15-15 दिन अपने घर से बाहर रहना, कंटिन्यू अपने बच्चे से दूर रहना, अपने हस्बैंड से दूर रहना, इज़ नॉट अ इजी टास्क। तो मेरा जॉइंट फैमिली है एक्चुअली। जॉइंट फैमिली में हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं वाकई में इस बात को प्रमोट करना चाहूँगी कि आजकल बच्चों में ये बहुत बड़ी भावना आ गई, सबको अलग रहने का शौक़ हो गया है
कि भाई शादी के बाद अलग रहना है, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके पंख खुले हुए होते हैं, ये आसमान आपका वेट कर रहा होता है और आप इन खुले हुए पंखों से इस आसमान को छू सकते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए काफ़ी सारे हाथ होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो संयुक्त परिवार का मज़ा है जी, वो एक अलग ही मज़ा है। और आज भी अगर हम चाहें और अपने संयुक्त परिवार को आंगन लेकर आएँ और उनके साथ में रहें तो शायद हमारे बच्चों को एक अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। हम हमारी फैमिली एक बहुत अच्छे प्यार और एक यूनिटी के साथ में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो क्लास होती है, ऑर्गेनाइजेशन अलग जगह पर है, जी। सबसे पहला जो लेसन हम जहाँ से सीखते हैं वो हमारा परिवार होता है। दादी नानी के किस्सों के बारे में ये तो कहा जाता है कि ये बीते कल की बात हो गई, आज छोटा सा बच्चा उसे भी मोबाइल चाहिए। आपको लग रहा है कि अब ज़रूरत लोग भी महसूस कर रहे हैं कि हमें अपने जॉइंट फैमिली की ओर फिर से लौटना चाहिए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मोबाइल है ना, ये कहीं ना कहीं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं अक्षय जी। पहला पहलू होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है वो कड़वी होती है जी। और हमें कड़वी चीज़ पसंद नहीं होती, तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। और हमें जो चीज़ नुकसानदायक होती है, शक्कर सबको पसंद है, शुगर सबको पसंद है, लेकिन सबको पता है हम ज़्यादा शुगर खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम शुगर खाना पसंद करते हैं, राइट। उसी तरीके से हम अगर करेले की बात करें, वो कड़वा होता है, सबको पता है ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन लोग इसको लेना पसंद नहीं करते। उसी तरीके से आपने जब मोबाइल की बात की, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी हैं, लेकिन हम इसका यूज़ अच्छी चीज़ों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, हम इसका यूज़ ख़राब चीज़ों के लिए कर रहे हैं। और जो दादी नानी के किस्से ख़त्म हो गए हैं और जो हमें ज्ञान मिलता था उनके माध्यम से, आप याद कीजिए, आज से पुराना अपना बचपन याद कीजिए, जब हम नानी के घर जाते थे, जब हम दादी के पास होते थे, तो वो किस्से कहानियों से जो हमें ज्ञान मिलता, वो जो ज्ञान मिलता था, वो पंचतंत्र की कथाएं, मतलब ये वो पुरानी बातें हैं जो ये लगेगा कि आज बच्चे जब सुनेंगे तो उनको ये लगेगा अरे ये बातें काम की नहीं है, पर यही बातें काम की हैं। पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई, वो हाँ मान सकते हैं थोड़ा सा, और उसमें गलती बच्चों की नहीं है, उसमें गलती पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चे उड़ना चाहते हैं जी, लेकिन उनको सही रास्ता हमें दिखाना होगा। हर बच्चे के अंदर बहुत सारे हुनर छुपे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज छोटे से छोटा बच्चा होगा, 1 महीने या 2 महीने का भी बच्चा होगा, तो वो बिना मोबाइल स्टार्ट करे खाना नहीं खाता जी। अब आप एक बात बताइए, क्या वो जब पैदा हुआ था तभी भी उसको मोबाइल के बारे में ज्ञान था? उसको ज्ञान किसने दिया? वो बच्चा थोड़ा सा रोया, उसके सामने हमने मोबाइल स्टार्ट कर दिया और बच्चा मोबाइल में बिजी हो गया। आसान तरीका, मोबाइल पकड़ा दो, बच्चा अपने आप से। तो हम हमेशा आसान तरीकों को, अब वही अगर दादी नानी साथ में रह रही होती, दादी अगर साथ में रह रही होती, तो बच्चा रो रहा होता तो हम दादी को दे देते। अब ये बदलाव कैसे होगा, ये कैसे उम्मीद की जाए? ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ये भी देख रही हूँ कि आजकल लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर आने लगे हैं। लेकिन ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। हमें इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा कि वाकई में जॉइंट फैमिली की क्या अहमियत है, वाकई में जो हमारे बड़े लोग हैं उनकी कितनी है, और उनको भी समझना पड़ेगा जी। एक और पॉइंट है, इस दिशा में बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक और पॉइंट है, उनको भी समझना होगा, क्योंकि आज के बच्चे आज़ादी चाहते हैं। अगर हम बच्चों को प्यार से उनके पंखों को उड़ने देंगे तो वो बच्चे हमारे साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन जब हम उनके ऊपर रोक टोक ज़्यादा लगाएंगे तभी बच्चे कहते हैं कि अब हमें अलग होना है। तो थोड़ा सा दोनों पहलुओं को समझना होगा, और जब दोनों पहलू उन छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो जॉइंट फैमिली वाली बात है, जो पुराने बड़े लोगों का साथ है, आज अगर मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं जब मदर सास बनूंगी तो शायद मेरी मम्मी के सास ने जो बिहेवियर किया होगा वो मैं नहीं करूँगी अपने बहू के साथ, क्योंकि हम उस चीज से सीख के निकलते हैं। जनरेशन गैप जो होता है वो फिल करने की जरूरत है, वो फिल करने की जरूरत है। ये कैसे होगा? जैसे जेसीआई तो इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है, तमाम सामाजिक संगठन और भी हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या वो रास्ता है जिससे हम अपने, जो आपने बोला कि ज्वाइंट कल्चर पे हमें एक बार फिर लौटना होगा? नहीं, उसके लिए देखिए, आपका पॉइंट बहुत ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स करती है, और जैसे हम पेरेंटिंग को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जेसीआई का पेरेंटिंग को लेकर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको उठाने का ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी तरफ से साथ दे रहा है, अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा है, बाकी प्रयास तो हमारा ही होगा।
क्या आपको लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि पुराने दौर की बात करें तो नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता था, आज जो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। सर देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आप याद करिए कोविड का टाइम। जी कोविड के टाइम में हमने ही अपने बच्चों के हाथ में लैपटॉप पकड़ाया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जी। और आज बच्चे उसके आदी हो गए हैं। और कहीं ना कहीं उससे कुछ अच्छा भी सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ख़राब भी सीख रहे हैं। तो पहले आप पुस्तकालय, मतलब पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी जी। हम लोग उसमें जाके पढ़ा करते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे तो लाइब्रेरी में बहुत कम, वो सिर्फ मूवी में दिखाने के लिए लाइब्रेरी रह गई हैं। कोई भी लाइब्रेरी में, क्योंकि किताब का ज्ञान जो ज्ञान होता है ना सर, वो बहुत ज़रूरी होता है। मोबाइल का ज्ञान अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक हम बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम बच्चों को आज आप देखिए किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलिएगा, उसका मोस्टली मैं जिनसे भी मिली हूँ, जिनसे भी मेरी बात हुई है, वो एक बहुत अच्छे गुड रीडर्स हैं जी। वो बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, वहाँ से उनको थॉट्स मिलते हैं, वहाँ से वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे हम जेईसी की बात करते हैं तो हम लोग बच्चों के लिए, आपके और हमारे बच्चे तो बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और हम लोग अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालना चाहते हैं। लेकिन मैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्राइम कहाँ से होता है, क्राइम की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर हम उस शुरुआत को रोक देंगे तो मुझे लगता है हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। उस अच्छे भारत के निर्माण के लिए ज़रूरी है जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं जी, हम उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनके पास ना तो वो सुविधाएं हैं, ना वो सारा ज्ञान है, ना उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है। तो जैसे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की प्लानिंग करते हैं, हमारे कुछ जोन्स ने स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए हैं, हम उनके लिए लाइब्रेरी की प्लानिंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर देके, ताकि वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर अच्छे माहौल में पढ़ेंगे तो उनके अंदर अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छी सोच आएगी, और जो अच्छी सोच के साथ वो आगे पढ़ेंगे। तो पहले के मुकाबले जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल्स का आपने जिक्र किया है, कितना परिवर्तन आप देखते हैं? क्योंकि कई सरकारों की तरफ से दावा किया जाता है, खासतौर पर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, देश की राजधानी है, मैं वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन दावों की बात करता हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो स्मार्ट क्लासेस हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूलों में हैं वो किसी प्राइवेट में नहीं। क्या ये सिर्फ दावे हैं या वाकई में आपको सच्चाई भी नजर आई? सर ये बहुत ही राजनीतिक क्वेश्चन है, और इस राजनीतिक क्वेश्चन का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि अभी भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, छोटे छोटे एरियाज ऐसे हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ पर इस तरीके के स्कूल्स हैं जहाँ पर वाकई में बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और ये तो आप लोग भी कई बार कवर करते हैं कि कई जगह पर कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह पर ये प्रॉब्लम है, कई जगह पे बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बहुत सारी, तो हमें देखिए जो बेस्ट है वो तो बेस्ट है ही ना, लेकिन जहां पर कुछ नहीं है वहां पर जेसीआई को आगे आना है, वहां जेसीआई आगे आके काम कर रहा है। और मैं बात सिर्फ जेसीआई की नहीं कर रही, वहां पे आपको और हमको भी आगे आके काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने जेसीआई का एक बार फिर जिक्र किया, तो वापस अपनी चर्चा पे लौटते हैं। एक सोशल वर्कर के तौर पर और एक महिला उद्यमी के तौर पर जो बैलेंस एक बनाना होता है, वो बैलेंस आप कैसे बनाते हैं? सर महिला उद्यमी और सोशल वर्कर एक तरीके से दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। जब बिज़नेस की बात आती है, मैं यहाँ पर फिर से जेसीआई को लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही शेयर किया कि 2006 में मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। हमारे इसमें एक प्रोग्राम होता है एबल, जो कि बिज़नेस के लिए जाना चाहता है। मैंने भी उस एबल प्रोग्राम को अटेंड किया है और वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। और उस ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने जो अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ाया कि आज मेरे शहर में 12 शोरूम्स हैं जी। और जब मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था तो एक शोरूम था मेरा शहर में। 2016 में उन्होंने पहली बार अटेंड किया था। 2016 से लेकर 2024 तक के सफ़र में आज की डेट में हमारे 12 शोरूम हैं, आज हम 25 में खड़े हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारी जो बकेट है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। और अगर एक फ़ीमेल बिज़नेस में आती है तो बिज़नेस करने का स्टाइल बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि मेल अपनी जगह पर है, मेल एंड फीमेल बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं,
लेकिन फीमेल का एक 100% देने की जो आदत होती है कि हम जो भी काम करेंगे वो 100% के साथ करेंगे, तो वो 100% के साथ मैं अपने इस वर्क को बहुत अंजलि अच्छे। गुप्ता बत्रा का वो एक मंत्र क्या है जिसको आप आज भी फॉलो करते हैं? देखिए, अगर आप समाज सेवा के लिए मेरी बात करेंगे तो मेरा सिर्फ एक ही मंत्र है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कि मैंने कहीं पर सुना था और उस लाइन को जब मैंने सुना तो वो लाइन मेरे दिल में ऐसा घर कर गई कि मैंने उस लाइन को कभी नहीं लिखा, पर वो लाइन मेरे सदैव मेरे जीवन याद रहेंगी। किसी ने कहा है कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए दोस्तों, जीना है तो जी हज़ारों के लिए, जीना है तो जी हज़ारों के वाह, लिए। बहुत खूब। और जिस अंदाज में आपने ये बात कही है, जो योगदान आपका रहा है जेसीआई के लिए, और उसी योगदान के चलते आपको कमल पत्र अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, कितना गौरवान्वित खुद को महसूस करती हैं और क्या महत्व ये अवार्ड आपके जीवन में रखता है? जेसीआई के द्वारा कमल पत्र अवार्ड मुझे सन 2014 में मिला था जी। और 13-14 में, यस। और ये मेरे लिए वाकई में एक बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि ये इतना इजी नहीं था और एक महिला को जेसीआई इंडिया ने इस मौका दिया, और जेसीआई इंडिया ने मुझे हर बार मौका दिया। 2018 में मैं जोन प्रेसिडेंट रही, 2019 में मैं नेशनल डायरेक्टर रही, अभी मैं नेशनल चेयरमैन के रूप में सर्व कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जेसीआई से ही सीखा है, जो भी लर्निंग रही है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से ही रही है। और मैं ये नहीं कहूँगी मैं अपने ऊपर प्राउड करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी लोग प्राउड करते हैं आपको। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी डायरी के बहुत सारे पेज खाली पड़े हुए हैं, उन पेजों को मुझे फिल करना है। विश यू ऑल द बेस्ट इसके लिए। लेकिन प्राथमिकताएं अभी आपके मन में क्या लगता है कि अभी कुछ ऐसे अचीवमेंट जो आपको हासिल करना लगता है कि इसको किसी भी तरह से हासिल करना है? सर देखिए, अभी तो 2 साल मेरा पूरा, मतलब जब इस पोस्ट पर आ चुकी हूँ तो अभी तो कंटिन्यू मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना है, पहली चीज़। सेकंड, मुझे अपनी बिज़नेस को सर्व करना है, क्योंकि इस 2 सालों में मेरे बिज़नेस को भी थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि आप अपने शहर में ही नहीं होते हैं। और उसके अलावा मेरा मन है, क्योंकि मैंने जो आपको लाइन बताई ना कि बन सहारा बेसहारों के लिए, तो मेरा मन है और मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो बिज़नेस अपनी जगह पर है, वो अपने लिए है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पर है, वो भी अपने लिए है, लेकिन मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ और मैंने कई बार सर्व करने का कोशिश किया है और मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। आज अगर हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको कोई नहीं देखता, उनको देखा जाता है पर उनको अलग तरीके से देखा जाता है। आप सिंपली अगर आप जो कैदी होते हैं जी, अगर आप उनको देखिए, मैं मानती हूँ कि क्राइम हुआ, लेकिन कैदी के जुर्म से, जो उसने गुनाह किया है, उससे नफरत करना अच्छा होता है, कैदी से नफरत करना अच्छा नहीं होता। अपराधी से नफरत नहीं करना चाहिए, अपराध से नफरत करना चाहिए। तो उसमें मैंने एक ट्रेनिंग करीबन मेरे ग्वालियर में, आई एम बिलोंग टू ग्वालियर, सो मैंने ग्वालियर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जीवन एक वरदान के नाम से, और इसको मैंने कंटिन्यू सेंट्रल जेल में चलाया था। और सेंट्रल जेल में जब ये कंटिन्यू प्रोग्राम चला तो वहाँ पर हम लोग, एक आसान नहीं होता एक महिला के लिए जेल में जाकर ट्रेनिंग करना, लेकिन मेरे को सारा सपोर्ट मिला। मैं मतलब क्यों बोलूँ, मुझे जेल प्रशासन से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और जब 2-3 साल मैंने कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाया तो सर मैंने ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। कहते हैं उसके लिए प्रयास की जरूरत है कि फर्स्ट एफर्ट तो आपको खुद करना होगा, और अगर कोई सहयोग आपका करने वाला मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सर एक्चुअली क्या, लोग बाग एक बात कहते हैं, अरे ये बदल नहीं सकता, ये ऐसा ही है। अभी नेगेटिविटी मन में बहुत से लोगों के हो जाते हैं कि नहीं, पॉजिटिव देखने के बजाय सबसे पहले वो देखते हैं नकारात्मकता कहाँ है, और यही असल कारण। जब तक आप उस नेगेटिवनेस को हटाओगे नहीं, सामने वाले को मौका ही नहीं दोगे, वो कैसे? आप विश्वास करिए, जब ये ट्रेनिंग कंटिन्यू चली तो एक दिन मैं अपने, मतलब रियल बता रही हूँ, मैं अपने ऑफिस के बाहर अपनी कार से उतर रही थी ऑफिस जाने के लिए, एक लड़का आया, उसने मेरे पैर छुए। उस लड़के की उम्र रही होगी करीबन 22-23 साल की, और उसने बोला मैडम आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचान पाई। तो बोलता है मैडम आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैं ना सेंट्रल जेल में आपसे मिला हुआ हूँ, आपकी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की हुई है। और उस समय मैं बार बार ये करता था
कि मैं क्राइम करता था, अंदर जाता था, फिर छूटता था, फिर क्राइम करता था। लेकिन आपकी ट्रेनिंग के बाद मैंने क्राइम करना बंद कर दिया और अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और अपने मम्मी पापा के लिए जी रहा हूँ। तो जब ये वाले वर्ड्स आपके पास आते हैं ना, तो आपको लगता है कि यस, ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। और जब इस तरीके की मेरी जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हुए, मतलब मैं उस पल को भूल नहीं सकती। इससे हौसला भी तो बढ़ता है कि यस, हमने कुछ किया। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में किसी एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी संवार दी, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। चलिए महिलाओं की भी बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर महिलाओं की बात करें तो कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अगर महिलाएं उद्योग व्यापार में आगे बढ़ना चाहती हैं तो आज के दौर में आप उनके सामने चुनौतियां क्या देखती हैं और अवसर क्या देखती हैं? देखिए, महिलाओं के पास बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन यही है, उन्हें यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो फीमेल्स के पास एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब तक हम उस बहाने को अपनी ज़िंदगी से हटाएंगे नहीं, कुछ नहीं कर सकते। एक नॉर्मली आप कभी भी किसी को भी फ़ोन लगाइएगा जी, जो नॉर्मली हाउस वाइफ्स हैं, जो मतलब जो कुछ भी कर रही है थोड़ा बहुत, उनके पास, और जो करने वाले हैं उनके पास बहानों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम बात करते हैं सरकार की, सरकार बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। सेकंड थिंग, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स हैं, लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी उतनी सी ही बना रखी है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहला स्टेप आपको उठाना होगा। जब आप पहला स्टेप उठाएंगे तो पूरा संसार तैयार खड़ा हुआ है आपके हाथ को लेकर आगे बढ़ाने के लिए। राष्ट्र टीवी के मन से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी और जेसीआई के साथ वो क्यों जुड़े? पहले तो मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगी आप राष्ट्र टीवी को कि मुझे यहाँ पर मौका मिला अपने दिल की बातों को शेयर करने का। और युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हम आज की दुनिया में नशे में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में युवा सबसे ज़्यादा अगर किसी की गिरफ्त में है तो वो नशे की गिरफ्त में है। तो इससे हमें दूर आकर अपनी ज़िंदगी को देखना होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत सारे मौके देती है। और जब ज़िंदगी मौके देती है ना, अपॉर्चुनिटी जब भी आए उसको ग्रैब करना चाहिए, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को। और जब आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो सक्सेस आपके लिए तैयार खड़ी हुई है। जो महिलाएं लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? जो महिलाएं लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती हूँ, मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने कदम बढ़ाया है। बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन अगर आप उन हर्डल्स को देखकर रुक जाएंगे तो मुझे लगता है आपके जीवन की सबसे बड़ी वो हार होगी। कभी भी कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि महिला जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और जब आप आगे बढ़ेंगी तो ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी खुली हाथों से आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी सफलता का वेट कर रही है। तो बस आगे बढ़ते रहिए। और हमारे समाज को हमारी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकता, भगवान सिर्फ हमारे रूप में लोगों को भेजता है कि जाइए और लोगों की मदद कीजिए। तो आपने भी वो कदम उठाया है और आप इस कदम को पीछे मत हटाइएगा, क्योंकि जीवन में सिर्फ एक ही बार ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने तमाम बातें कही हैं। और जेसीआई किस तरह से समाज में अपना योगदान भी दे रहा है, इसको लेकर आपने राष्ट्र टीवी के दर्शकों को तमाम जानकारियां दी हैं। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ तो अंजलि गुप्ता बत्रा जी, जिनसे खास मुलाकात हम कर रहे थे, समाज में उत्थान के लिए कैसे लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए ताकि समाज में बदलाव हो, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हो, और इस बदलाव में जेसीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश दुनिया की और बाकी की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।